So guys, have covered already question number 84. Now I am covering from 85. नर्व डेट पासिस थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो इसके लिए आपको इंग्वाइनल कैनाल का पता होना चाहिए, डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर तो गायनी का कर रहे हैं, सर्जरी का कर रहे हैं, तो फिर उस बंदे को है उसको सारे हर्निया का पता होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम गायनी कर रहे हैं तो इसमें हमारे कैनाल्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें पूछा उसने सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से कौन सी नर्व पास करती है और उसने पकड़ के आपको सारी नर्व्स देती हैं। ठीक है, अभी ये आपको पता होना चाहिए कि इन सब नर्व्स में से सिर्फ एक इलियो इंग्वाइनल नर्व है जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास हो रही है, और वो कब आपको पता होगा, जब आपको उसके कंटेंट्स पता होंगे। ठीक है, जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है उसको आपने याद करना है सिग से और रिग से। ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है तो आप SI जो है वो तो वैसे ही आपको याद हो गया कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, और RI भी आपको याद हो गया। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होगा मेल में, इंग्वाइनल इलियो इंग्वाइनल नर्व होगी और साथ उसके जेनिटोफेमोरल नर्व होगी, और फीमेल में राउंड लिगामेंट होगा, इलियो इंग्वाइनल नर्व होगी और साथ जेनिटोफेमोरल नर्व होगी। पेरी एनल एब्सेस इन द फीमेल इन्फेक्शन स्प्रेड लेटरली। अच्छा, उसने आपको फीमेल कह के ना कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आपने जो है बाकी चीज़ पे फोकस करना है कि पेरी एनल एब्सेस को लेटरल क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए पहले आपको एनाटमी पता होनी चाहिए कि एनस के पास क्या क्या होता है। ठीक है, ये एनस है, इसके साथ क्या है, इश्योरेक्टल फोसा। अब इसने पूछा है लेटरली, तो लेटरली इश्योरेक्टल फोसा होगा, बाकी चीज़ें जो है सुपरफिशियल डीप बर्थ कनाल ये सारा कुछ इसके ऊपर है, तो उसने लेटरल पूछा है तो लेटरल इश्योरेक्टल फोसा है। ठीक है, इंटरप्शन ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन हॉर्नर सिंड्रोम हो गई है। सिंपैथेटिक नर्व अगर ख़त्म कर देंगे आँख से तो क्या चीज़ ख़त्म होगी। ठीक है, इसमें अब उसने पूछा है एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग और ड्रूपिंग। अब सिंपैथेटिक स्वेटिंग भी कराता है और ड्रूपिंग भी कराता है। ठीक है, तो अभी जो उसने पूछा है कॉमनेस्ट फाइंडिंग, तो कॉमनेस्ट फाइंडिंग ये है कि आपको सबसे पहले जो है उसकी आईलिड ही नीचे गिरी हुई पता चलेगी, और स्वेटिंग इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी और इतनी कॉमन फाइंडिंग नहीं है। तो अब इनमें दोनों फाइंडिंग में से हमने कौन सी चूज़ करनी है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। अब आप सिग्निफिकेंट ऑब्वियसली किसी की आंख का पहला ऊपर वाला जो लिड है नीचे गिरा होगा तो सबसे पहले वही आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो वो कॉमनेस्ट फाइंडिंग हो गई। उसके बाद आता है कि पेरिकार्डियोसिंथेसिस कैन बी बेस्ट अचीव बाय। अच्छा, इसने वर्ड यूज़ किया है बेस्ट, दिस इज़ द की वर्ड, बेस्ट यूज़ किया है। अब उसने आपको पकड़ के सारा कुछ दे दिया है, लेफ्ट फोर्थ, राइट फिफ्थ, लेफ्ट फिफ्थ, पेरिस्टर्नल। अच्छा, अब उस देखिएगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि पेरिकार्डियोसिंथेसिस की टेक्निक्स क्या है। पेरिकार्डियोसिंथेसिस जो है जिसमें से एक्सेस जो है वो फ्लूइड निकाला जाता है, कार्डिक टेम्पोनाट टाइप, इस तरह की किसी को मसले हो गए हैं तो उनका जो फ्लूइड निकाला जाएगा कार्डिक कैविटी में से, पेरिकार्डियल कैविटी में से। तो उसमें आपको पता है इसमें लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, पेरिस्टर्नल, एपिक्स और जो सब जीफॉइड या सब स्टर्नल जो है जिसको कहेंगे। तो इसमें फिर आपकी ऑप्शंस क्या बनती हैं, इसमें आपका C भी बनता है और इसमें आपका D भी बनता है, लेकिन उसने वर्ड यूज़ किया है बेस्ट का। तो बेस्ट जो है वो लोअर होती है, जो सब स्टर्नल होती है, या उसको आप जीफॉइड प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, नीचे से जाएंगे तो उसमें किसी भी हार्ट के पार्ट डैमेज होने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन जब स्टर्नल पैरास्टर्नल जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हार्ट पड़ा हुआ है, तो उसका ये राइट जो है वो राइट वेंट्रिकल वहाँ पे पड़ा होगा, तो वो डैमेज होने के चांसेस हैं। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और ये राइट एट्रियम सारा कुछ इधर लेफ्ट पैरास्टर्नल में पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे जाएगा ना, और ये हो गया आपका लेफ्ट पैरास्टर्नल और ये हो गया आपका राइट पैरास्टर्नल। उसके बाद आता है 45 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट 10 ईयर से एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उसको नमूनिया हो गया है, शॉक हो गया है। ठीक है, अब जब शॉक भी होगा तो आप शॉक कैसे होता है, शॉक का क्या मतलब है कि उसको DIC हो गया, सेप्सिस हुआ और DIC हो गया। और सेप्सिस में क्या होता है, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बंदा हर जगह से उसके क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ होंगे बहुत एक्सेस में, और उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट होने के बाद फिर वो DIC में चला जाएगा, हर जगह से ब्लीड करेगा और बेचारा चला जाएगा। चाइल्ड विद जनरलाइज बॉडी एडीमा। अच्छा, अब इसमें वर्ड यूज़ किया है चाइल्ड का, जनरलाइज एडीमा है उसको। ठीक है, अब बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट चीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉज कर सकती हैं जनरलाइज एडीमा, जैसे कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक, ये भी करेगा
हाइपरप्रोटीनीमिया दोनों करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर चाइल्ड का वर्ड यूज़ किया तो बच्चों में हाइपरप्रोटीनीमिया आपको पता है क्वाशरकोर में होती है, माल न्यूट्रिशन वाली चीज़ों में होती है और साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है, तो इसमें हम बच्चे के लिए हाइपरप्रोटीनीमिया करेंगे। विच फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हेन यूज इन एक्सेस। अच्छा, अब एक्सेस का वर्ड यूज़ किया है तो हमें पता है पैरासीटामोल बहुत नोटोरियस है, इसको हम हेपेटाइटिस ए में वाले पेशेंट्स को नहीं देते पैरासीटामोल, क्योंकि उसको हेपेटिक पहले ही उसका जो हेपेटिक है सिस्टम और जो उसका लिवर है वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा होता है। तो अगर उसको किसी ने दे दिया, बहुत हाई ग्रेड दे दिया, एक्सेस अमाउंट में दे दिया, तो उसको हाई ग्रेड 4 एनसेफेलोपैथी हो जाएगी, हेपेटिक इंड्यूस्ड एनसेफेलोपैथी हो जाएगी। और अगर किसी को पहले से ही है तो उसकी जो वर्सन है वो डायूरेटिक्स करते हैं, ठीक है। अब वो वर्सन कैसे करते हैं उसके लिए आपको डायूरेटिक्स का सारा जो है मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। बंदे की बॉडी में क्या हो जाएगा, वर्सन इस तरह होगा कि उसकी जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है जब बंदे में डिहाइड्रेशन होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी हैं, और कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड हेपेटिक एनसेफेलोपैथी होती है बंदों में जिनको ऑलरेडी हेपेटिक का इशू चल रहा हो, जैसे CLD लोगों को अगर कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। आप पेशेंट हैज़ HB4, ठीक है, HB अनीमिया हो गया, इंटरेक्ट जॉन्डिस हो गया। अच्छा, जॉन्डिस भी इंटरेक्ट है, अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस हो रहा है, रेटिकुलोसाइट्स हैं मोस्ट लाइकली। अच्छा, अब उसने बोला है कि इंटरेक्ट बढ़ गया है, इंटरेक्ट बढ़ गया है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हेमोलिसिस हो रही है, तो हम हेमोलिटिक अनीमिया करेंगे। थैलेसीमिया आप कहेंगे कि क्यों नहीं किया, तो थैलेसीमिया में सिर्फ एक स्पेसिफिक आ जाएगा, तो हमने हेमोलिटिक अनीमिया इसलिए किया क्योंकि हर हेमोलिटिक अनीमिया में जॉन्डिस होगा, बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। उसके बाद आ रहा है चाइल्ड विद हेपेटोसिनोमेगाली है, स्ट्रीक्स हैं हेयर पे, एब्डोमेन प्रोट्रूडेड है। अच्छा, एब्डोमेन प्रोट्रूडेड में आपके पास CLD आएगा और क्वाशरकोर आएगा, ठीक है। तो उसमें आपने कहा कि क्यों हमने क्वाशरकोर किया, इसलिए क्योंकि स्ट्रीक्स होती हैं, इसमें हाइपोपिगमेंटेड स्ट्रीक्स बनना शुरू हो जाती हैं बच्चों के बालों में, तो वो हमारे पास क्या सिम्टम हो गई, क्वाशरकोर हो गई, ठीक है। प्रोटीन्स लॉस हो रही हैं तो ऑब्वियसली उसके बालों में प्रोटीन ही नहीं है, तो उसके स्ट्रीक्स बनेंगी, हाइपरप्रोटीनीमिया और बाकी चीज़ें भी लॉस हो रही होती हैं, तो इसलिए क्वाशरकोर है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इन लास्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए गायनी वाले लोगों के लिए, ठीक है। मैं शेयर भी कर दूँगी अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, व्हाट चेंज इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स अकर। अच्छा, आपकी अब ये है डिक्रीज FEV1 बिकॉज फोर्स वाइटल कैपेसिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से डिक्रीज़ इसकी रेशो हो जाएगी, और टाइडल वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ हो जाता है, और ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, लंग कंप्लाइंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वाइटल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कट गई, रह गया सिर्फ ये फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट विच इज़ सप्लाइड बाई मीडियन एंड अल्नर, ठीक है। फ्लेक्सर इडियोरम प्रोफंडा चाहिए तो हम सबको पता है कि भाई जो इसकी ड्यूल सप्लाई है। अच्छा, अगर इसमें ये MCQ बहुत आता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम बंदे को हो गई है और उन्हें सारे दिए होते हैं थिनार के, और हम कह रहे होते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उसमें जो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है ना उसकी ड्यूल सप्लाई है, कहीं मेंशन है और कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। मसल विच ऑरिजिनेट फ्रॉम लंबर रीजन, तो इसके लिए आपको गायनी की पूरी एनाटमी की पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो श्वास होता है वो लंबर से निकल के डीप पेल्विस में चला जाता है, ठीक है। और जो क्वाड्रेटस है, जो क्वाड्रेटस लंबोरम है वो निकलता है, इलियक क्रस्ट है वो लंबर में चला जाता है, इरेक्टर स्पाइनी जो है वो लंबर से निकलता है और वो थोरेसिक स्पाइन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है टेलर को TB हो गई है, तो भाई क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, आपको पता है ड्रॉपलेट्स से कफ करेगा तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसके ट्रांसमिशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 98, प्रेग्नेंट फीमेल है उसका डिक्रीज T3 T4 है और TSH इंक्रीज है, ठीक है। अब जब भी थायराइड की चीज़ें आएंगी ना उस पर जो मेन चीज़ होती है ना वो TSH होता है, T3 T4 को आप छोड़ दें, मेन चीज़ TSH होता है, इंक्रीज TSH। तो इसका मतलब है इसको हाइपोथायराइडिज्म हो गई है, तो इसमें थायराइड कैंसर में भी नहीं है होता, थायराइड स्टोम में भी नहीं होता, इडियोपैथिक, तो इसमें हाशिमोटो इसलिए चूज़ करेंगे क्योंकि इसने लिम्फोसाइड का वर्ड यूज़ किया। लिम्फोसाइड हमारा डायग्नोसिस को स्ट्रॉन्ग कर देता है हाशिमोटो के लिए, ठीक है। पेशेंट हैज़ इंक्रीज प्रोलैक्टिन। अच्छा, प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ हो गया है, बायलैटरल हेमिनोपिया हो गया है। अच्छा, जहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पड़ा होता है ना तो उसके पास ही ऑप्टिक क्याज़मा होता है, ठीक है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा हो गया, उसने कंप्रेस कर दिया ऑप्टिक क्याज़मा को, ऑप्टिक क्याज़मा जब कंप्रेस हो जाता है तो बायलैटरल हेमिनोपिया हो जाता है, ठीक है।
इन जॉन्डिस क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉटिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग। अच्छा, इसमें इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब जॉन्डिस हुआ क्लॉटिंग फैक्टर सारे लो हो गए, ठीक है, क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा, तो उसके क्लॉटिंग प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब आप इसमें बोलेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन को क्यों चूज़ किया है और फैक्टर 8 को क्यों नहीं चूज़ किया, ठीक है। तो फैक्टर 8 के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लिवर बना रहा होता है और एक वॉन बिलीवेंट होता है, ठीक है, तो वो दोनों कंबाइन होते हैं तो फिर फैक्टर 8 बनता है, ठीक है। तो फैक्टर 8 भी अफेक्ट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन, बिकॉज विटामिन के जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 होता है, ठीक है, और फैक्टर विटामिन के चाहिए होती है 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10। इसकी मैंने वीडियो भी शेयर की, आप देख लें, आपकी बहुत हेल्प करेगी और आपको विटामिन के बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बेजोफिलिक स्टेनिंग ऑफ द सेल इज ड्यू टू, अच्छा बेजोफिलिक आपको पता है राइबोसोम, जहाँ पे भी राइबोसोम डलेगा वो बेजोफिलिक स्टेनिंग कर देगा, तो इसका सी हो गया। विच टेस्ट इज यूज टू चेक वारफरिन, अच्छा वारफरिन को चेक करने के लिए ना पीटी होता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम आईएनआर को जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हेपरिन के लिए हमें पता है एपीटीटी करता है फैक्ट ये, ठीक है। वारफेरिन एक्सट्रिंसिक होता है और हेपरिन इंट्रिंसिक फैक्टर पे करता है। मैंने ये जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हैं और इन सब की जो कन्फ्यूजन है मैंने अनीमिया की प्लेलिस्ट में अपलोड की हैं, आप देखें, आपको हेल्प करेगा। 9 मंथ्स ओल्ड बच्ची है, अच्छा 9 माह की बच्ची है, वैक्सीनेटेड हो गई है, 2 वीक्स के बाद उसको क्या हो गया है, उसके सारा कुछ जो है HB उसका ये है, और अच्छा उसका HB ठीक है, WBC उसका ठीक है, मसला क्या हो गया, उसका प्लेटलेट कम हो गया है, तो उसको क्या हो गया ITP, ठीक है। ITP इस तरह से उसको हो गया है क्योंकि जब भी ये बच्चा वैक्सीनेटेड होगा ना और उसको अचानक से उसके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो उसका आंसर ITP है, ये आपको याद होना चाहिए, ये क्लू है, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज़ बता दी है कि वैक्सीनेशन हो गया, लो प्लेटलेट, जाइंट प्लेटलेट्स हो गए तो ITP होगा, नॉर्मल और स्लाइट लो प्लेटलेट्स होंगे, मतलब नियरली नॉर्मल प्लेटलेट दिए होंगे, और जाइंट प्लेटलेट्स हो गए तो बर्नार्ड शॉलियर सिंड्रोम है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन MCQ ना इसका भी बहुत ज़्यादा आता है। Vasculitis that involves the same vessel and different vessels lesion of different ages in which among these, अच्छा अब ये वस्कुलाइटिस जिस आपको अगर आपने वस्कुलाइटिस पढ़ा हुआ है तो फिर ही आपको वस्कुलाइटिस के सारे MCQs आ सकेंगे। कावासाकी डिजीज़, PAN, जाइंट सेल टेम्पोरल सेल पोलेंजाइटिस। जो कावासाकी होता है ना वो छोटे बच्चों में होता है, डिक्रीज 5 ईयर्स एज, लेस देन 5 ईयर्स एज में होता है, ठीक है। और जो जाइंट सेल है वो ग्रेटर देन 50 ईयर्स की एज में, तो टेम्पोरल सेल भी ग्रेटर देन 50 ईयर्स की एज में होता है। और पोलिनजाइटिस में फैमिली हिस्ट्री होती है, तो जो पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा है इसमें जो है वो डिफरेंट वेसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और डिफरेंट एज ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। आयरन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, तो आयरन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ में हम ऑब्वियसली पहला नॉर्मल जो है उसी को चूज़ करेंगे, फेरेटिन। और हीमोसिड्रिन जो है वो एक्सेस अमाउंट में जब वाफर अमाउंट में आई जा रही है लाइक थैलेसीमिया तो हीमोसिड्रिन बन जाता है, ठीक है, उसमें फिर आयरन हीमोसिड्रिन की फॉर्म में